बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहिल साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट जो कि है होम्योस्टेसिस। लास्ट जो हमने यूनिट किए वो सारे के सारे आपके बायोलॉजी पार्ट 1 से थे। ये पहला यूनिट है जो आपका बायोलॉजी पार्ट 2 से है, चैप्टर नंबर 15 के अंदर से जो है ये शामिल है यूनिट जिसे हम कहते हैं जी होम्योस्टेसिस। तो आइए ज़रा होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है। सो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 और हमें क्लियर करना है फर्स्ट होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस, तो स्टूडेंट याद रखिएगा यहां पे मैंने जो होम्योस्टेसिस बोला, होम्योस्टेसिस के दो वर्ड है। एक वर्ड है मेरे पास होमियो और दूसरा वर्ड है मेरे पास स्टेसिस। ये दो वर्ड है। अब होमियो का वर्ड जो है उसे हम बोलते हैं, इसका जो मीन बनता है वो बनता है जी सेम, जबकि स्टेसिस का जो मीन बनता है वो बनता है जी कंडीशन। स्टेट से निकला है, स्टेट से, विच मीन कंडीशन, यानी कि मीन हमारे पास ये बना सेम कंडीशन। ठीक है जी। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि इट विल बी अ कांस्टेंट कंडीशन, क्योंकि अगर मैं सेम की जगह कांस्टेंट का वर्ड लिख दूं तो वो भी गलत नहीं होगा। सो होम्योस्टेसिस स्टैंड्स फॉर सेम कंडीशन। अब कंडीशन का सेम होना, स्टेट का सेम होना। अब स्टेट क्या होता है, आइए जरा स्टेट को देखते हैं। तो हमारे पास स्टेट यानी कि जिसे आप कंडीशन कह रहे हो, ये भी फर्दर दो हिस्सों में जाएगी। एक आपके पास होगी एक्सटर्नल स्टेट और एक आपके पास होगी इंटरनल स्टेट। ये दो स्टेट्स हमारे पास होती हैं, यानी कि एक तो आपकी बॉडी की सराउंडिंग में जो है वो स्टेट होती है और एक आपके बॉडी की जो इंटरनल स्टेट है, या अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल के अंदर एक अपनी कंडीशन है और उसको सराउंडिंग से जो एनवायरनमेंट फेस करना पड़ रहा है एक उसकी अपनी कंडीशन है। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टेट है वो कैन नॉट बी मेंटेन, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। काफी हद तक आप कर भी सकते हो लेकिन वो ज्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये क्या करती है, ये करती है मोर फ्लक्चुएट। जबकि अगर मैं बात करूं इंटरनल तो ये कैन बी कंट्रोल, कैन बी कंट्रोल, कैन बी मेंटेन। मैं इसे मेंटेन कर सकता हूं, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। या ऐसा भी हो सकता है यहां पे क्या हो, नैरो रेंज फ्लक्चुएशन हो, लिटिल बिट यहां पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो बताना ये था कि हमारे पास जो स्टेट है वो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल बहुत ज्यादा क्या होती रहती है, चेंज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, लाइट में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, ह्यूमिडिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। एक ही दिन के अंदर कई दफा चेंज आ सकता है, बहुत ज्यादा भी बहुत कम भी। लेकिन जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है ये काफी हद तक अपने आप को क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, अपने आप को बैलेंस रखता है, या थोड़ा बहुत उसमें क्या आता है, चेंज। तो पता ये चला कि इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करना या इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो जब होम्योस्टेसिस की हम बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये करैक्टर किसका होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है, टू मेंटेन the internal environment of an organism up to a constant level regardless the change in external environment। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना मर्जी चेंज आता फिरे, हमारी बॉडी ने अपना इंटरनल क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो दो मेन बातें हमारे पास यहां पे है कि एक हमारे पास है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, तो दूसरा हमारे पास है क्या,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, उसके मुताबिक हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कोशिश रखेगी कि उसे चेंज ना होने दे, उसे कांस्टेंट रखे अप टू अ सर्टेन लेवल, ताकि बॉडी के अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जनरेट ना हो और बॉडी नॉर्मली क्या करे, सर्वाइव करे। तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि जी बॉडी को अपना आप रखना है कांस्टेंट पे। जब कांस्टेंट पे रखना है तो फिर हमारे जहन में ये बात आना शुरू हो जाती है कि कांस्टेंट जो है वो वहां पे हम यूज करते हैं विच कैन नॉट बी चेंज, विच विल नेवर एवर चेंज। तो यहां पे कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलती से भी ये मतलब नहीं लेना कि ये कांस्टेंट है। तो यहां पे जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट डू नॉट मीन फिक्स। तो यहां पे कांस्टेंट का मतलब फिक्स नहीं है। तो बात जो है वो फिक्स की है कि फिक्स नहीं हो सकता। हमने कहा जी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब कभी भी आपने ये नहीं लेना कि फिक्स है। हाँ, ये जरूर होगा कि लिटिल बिट फ्लक्चुएशन जरूर होगी, लिटिल बिट फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत चेंज तो जरूर आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही क्या रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट आपका कांस्टेंट रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा, लेकिन वो इतना थोड़ा आएगा कि वो नेग्लिजिबल होगा, तो फिर हम उसे क्या कंसीडर कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि हमने कहा कि हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जब आप मेंटेनेंस में जाते हो तो कौन सी चीज को आपने मेंटेन करना है, तो क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में की जाती है। एक को हम बोलते हैं जी ऑस्मोरेगुलेशन और एक को हम बोलते हैं जी थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन स्टैंड्स फॉर टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विद इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना हमारे पास क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और थर्मोरेगुलेशन क्या होगा? टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अप टू अ टॉलरेटेबल रेंज। तो बॉडी के टेम्परेचर को एक टॉलरेटेबल रेंज में लेके आना, एक कांस्टेंट लेवल पे लेके आना, वो क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की तरफ आए तो हमारे पास जो है यहां पे किडनी जो है वो मेजर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, मेजर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। और अगर हम इधर आए थर्मोरेगुलेशन में तो हमारे पास जो स्किन है वो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। और जहां मैंने बात की थी कि लिटिल बिट फ्लक्चुएशन विल बी देयर, तो आपको याद होगा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 और 38 डिग्री के दरमियान फ्लक्चुएट होता रहता है। और हम अक्सर इसको कंसीडर क्या करते हैं? 37 डिग्री। लेकिन वो इस रेंज में क्या होता है? फ्लक्चुएशन। अब जरा चेक कीजिएगा, फ्लक्चुएशन जो है वो बड़ी नैरो सी है। तो जब बड़ी नैरो सी है तो उसे इसलिए हम जरा क्या कह देते हैं? कांस्टेंट कह देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा रहा है तो वो आपका थर्मोरेगुलेशन में आएगा। और बॉडी के अंदर जब वाटर और मिनरल्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो वो आपका ऑस्मोरेगुलेशन में आएगा। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे जो मेजर ऑर्गन है वो हमारे पास है किडनी, और थर्मोरेगुलेशन के तौर पे हमारे पास जो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है वो हमारे पास क्या कंसीडर होता है जी? स्किन कंसीडर होता है। अगर हम जरा आए यहां पे देखें, मैंने कहा वाटर और मिनरल्स को क्या करना? कंट्रोल करना। तो इसी से एक चीज हमारे पास निकलती है, वो हमारे पास कहलाती है जी एक्सक्रीशन।
तो एक्सक्रीशन जो है ये हम ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज ऑल अबाउट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाना, यानी जो मेटाबॉलिज्म की बिहाफ पे फाइनली बने हैं। और याद रखिएगा ये क्या होते हैं? मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी से क्या करवाने होते हैं? रिमूव करवाने होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे, मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनेंगे, उनको बॉडी से निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। और हमारे पास ये मोस्टली क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक चीज हम अक्सर पढ़ते हैं, वो चीज होती है जी हमारे पास ईजेशन। तो बच्चे अक्सर जो है वो क्या करते हैं? ईजेशन में ये ख्याल कर लेते हैं कि ईजेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्या है? सेम। क्योंकि एक्सक्रीशन में भी हम अक्सर कहते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो ईजेशन भी हमारे पास होती है रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो बच्चे समझ लेते हैं जी एक्सक्रीशन और ईजेशन दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में हम क्या बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ वेस्ट। लेकिन याद रखिएगा ईजेशन जो होती है ये होती है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से रिमूव करवाना क्या कहलाता है? ईजेशन कहलाता है। जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट को और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। जब एक्सक्रीशन होगी तब कौन इन्वॉल्व होगा? तब आपके पास जो है वो किडनी इन्वॉल्व होगी और यूरिन के थ्रू उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकाला जाएगा। लेकिन जब ईजेशन होगी तो आपको पता है जी डाइजेस्टिव ट्रैक इन्वॉल्व होना है और एनस के थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक इन्वॉल्व होगा और फाइनली एनएस के थ्रू क्या किया जाएगा? वेस्ट को बॉडी से निकाला जाएगा। तो अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बॉडी से रिमूव करवाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? ईजेशन होता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो सब्सटेंस को ब्रेक किया गया और उससे जो वेस्ट बना वो आपके पास क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। अब एक्सक्रीशन में अगर हम आए तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट में आती हैं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास जो है वो मेजर 3 बड़े मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। एक को आप बोलते हो जी अमोनिया, एक को आप बोलते हो जी यूरिया और एक को आप बोलते हो जी यूरिक एसिड। सबसे बड़ा सोर्स इनको बनाने का हमारे पास प्रोटीन होता है। सबसे बड़ा हमारे पास सोर्स है वो क्या होता है जी? प्रोटीन होता है, जिनसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। हमारे पास जो अमोनिया है ये मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस। और हमारे पास जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक है और यूरिक एसिड उससे भी कम जो है वो क्या है जी? टॉक्सिक है। जो हमारे पास अमोनिया है, याद रखिएगा अगर आपके पास 1 ग्राम अमोनिया है तो वो 500 ml वाटर मांगता है फॉर रिमूवल। इसको रिमूव करने के लिए इतना पानी चाहिए। और अगर आपके पास यूरिया है तो वो आपके पास क्या मांगेगा? 1 ग्राम रिक्वायर 50 ml वाटर फॉर इट्स रिमूवल। और अगर यूरिक एसिड है तो 1 ग्राम रिक्वायर 1 ml वाटर फॉर इट्स रिमूवल। तो इसको रिमूव होने के लिए 500 ml, इसको रिमूव होने के लिए 50 ml, इसको रिमूव होने के लिए 1 ml। तो सबसे कम पानी जो है वो इसको चाहिए। सबसे कम सॉल्युबल ये होगा, हाईली सॉल्युबल ये होगा, सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी यही होता है। तो वो एनिमल जो कि क्या करते हैं? अमोनिया को एज ए वेस्ट रिलीज कर देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक जो कि क्या करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करेंगे। और जो इसको रिलीज करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। और जो हमारे पास यूरिक एसिड को रिलीज करवाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यूरिकोटैलिक। तो अमोनिया रिलीज करने वाला अमोनोटैलिक, यूरिया रिलीज करने वाला यूरियोटैलिक और यूरिक एसिड रिलीज करने वाला यूरिकोटैलिक। और डेफिनेटली हमारे ज़हन में ये बात भी बड़ी जो है वो अंडरस्टूड होगी कि अगर यहां पानी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक्वेटिक होंगे,
और वो बड़ी आसानी से मैक्सिमम वाटर ले लेते हैं और उसके अंदर अमोनिया को डिसॉल्व करके बॉडी से क्या करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं। तो ये हमारे पास बात थी एक्सक्रीशन से रिलेटेड। ऑस्मो में हमने वाटर और मिनरल्स को कंट्रोल करना है, उनमें जो चीज हमारे पास बनेगी एज ए वेस्ट मेटाबॉलिज्म से उसको बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीशन, और बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना अप टू अ टॉलरेटेबल रेंज, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है जी थर्मो रेगुलेशन। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन को थोड़ा सा आगे लेके चले तो हमारे पास यहां पे है जी, इसके दो मेन पार्ट होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे अगर मैं ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करूं तो मेरे पास दो मेजर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। एक होते हैं जी जिन्हें आप बोलते हो ऑस्मो रेगुलेटर, और एक मेरे पास वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर, ये दो मेरे पास जो है इसकी मेजर क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब ऑस्मो रेगुलेटर क्या होंगे? दोज ऑर्गेनिज्म which actively need to adjust the concentration of water and minerals in their body। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक्टिवली क्या करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेट करना पड़ता है, दे विल कंसीडर एज ऑस्मो रेगुलेटर। और जो ऑस्मो कन्फर्मर होंगे डू नॉट नीड टू ऑस्मो रेगुलेट। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑस्मो रेगुलेट करना नहीं पड़ता। अब क्या वजह है इनको ऑस्मो रेगुलेट नहीं करना पड़ता? याद रखिएगा, दे केप्ट देयर इंटरनल environment isotonic to external। ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल। आइसोटोनिक स्टैंड्स फॉर कि जितनी जो है वो सॉल्ट की और सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर है सल्यूट और सॉल्वेंट की, उतनी ही बाहर होगी। जब दोनों तरफ सल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो नेट लॉस जो है वो क्या होगा, जीरो। तो सेल या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो अपनी शेप को क्या रखेगी, मेंटेन रखेगी, क्योंकि नेट लॉस क्या है, जीरो। लेकिन इस केस में हमने कहा दे मस्ट नीड टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इनको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब एडजस्ट करते वक्त इनको क्या करना पड़ता है, डेफिनेटली जब भी इन्होंने इंटरनल एनवायरनमेंट एडजस्ट करना है तो वो करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास दो तरह की यहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनके लिए क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, या इनके लिए होगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा। तो ये दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को आकर क्या करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेट करना पड़ता है। सपोज कीजिए अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हाइपो, तो हाइपो का मतलब होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो है मैक्सिमम कंडीशन के अंदर, और जो सॉल्ट है वो है मिनिमम कंडीशन के अंदर। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर मैक्सिमम कंडीशन में है और सॉल्ट मिनिमम कंडीशन में है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा चीज क्या हुई, वाटर हुई। तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेस वाटर जो है वो इनसाइड मूव करेगा। और अगर बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है, तो फिर बॉडी से पानी जो है वो बाहर निकालेगा। तो अगर बॉडी का इंटरनल हाइपो है तो उसके लिए एक्स्ट्रा वाटर क्या होगा, वेस्ट, वो उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और इसका रिवर्स कर लीजिए, वो है जी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो हाइपरटोनिक का मतलब उसमें वाटर क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और सॉल्ट क्या होगा, डेफिनेटली हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब सॉल्ट हाई है तो अगर तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपर है तो इसका मतलब बाहर पानी ज्यादा है, तो बॉडी से पानी निकलकर बाहर जाएगा क्योंकि बॉडी में पानी ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा है कि बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक है तो बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा, फिर सॉल्ट उनके लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट।
तो फाइनली ये हुआ कि अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपो है तो उनके लिए पानी वेस्ट है, वो मैक्सिमम पानी निकालेंगे ताकि क्या किया जाए, आइसोटोनिक किया जाए। और अगर उनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपर है तब उनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है, तब उनको सॉल्ट निकालना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, आइसोटोनिक कर सके। तो जो ऑर्गेनिज्म हाइपो और हाइपर फेस कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, ऑस्मोरेगुलेट करना पड़ता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं उनको ऑस्मोरेगुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोथ आर सेम। जब दोनों तरफ सेम है तो किसी किस्म का नेट लॉस नहीं होगा। लेकिन यहां पे आपने देख लिया कि जब हाइपो है तो पानी ज्यादा है तो कंफर्म वाटर जो है वो एनवायरनमेंट से रिलीज होगा, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट है तो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलीज होगा, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो बाहर से बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक है तो इसका मतलब सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट जो है वो वेस्ट होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, तो सॉल्ट का कंफर्म रिलीज होना जरूरी है। अगर बॉडी के अंदर है हाइपर तो बॉडी से बाहर निकलेगा, और अगर बॉडी से बाहर है तो डेफिनेटली क्या होगा, बॉडी से पानी बाहर निकल कर जाएगा ताकि उसके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को जो बाहर है उसको क्या रखे, बैलेंस रखे। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटर जो होते हैं उनको ऑस्मोरेगुलेट करना पड़ता है, और जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं उनको ऑस्मो कन्फर्म जो यानी उनका ऑस्मो कन्फर्म होता है, उनके अंदर सॉल्ट और मिनरल्स की जो मिकदार होती है वो बिल्कुल बैलेंस होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हैग फिश इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक रखती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आइए जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि इसी में से है, और वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो मैमल्स होते हैं वो एक्टोडर्म होते हैं, मैमल्स आर एक्टोडर्म, सॉरी सो हम डिस्कस करने जा रहे थे जी थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं हमारे पास, दीज आर एंडोथर्म। अब एंडोथर्म क्या होते हैं, अब मैमल्स अब लिखा है तो मैमल से जो क्लियर कट एग्जांपल ज्यादातर जो होती है वो ह्यूमन से रिलेटेड ली जाती है। सो हमने कहा जी एंडोथर्म है। अब एंडोथर्म का मतलब ये होता है कि बॉडी प्रोड्यूस हीट, बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी हीट, यानी इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद क्या होगा, यूज इट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर को, उसी हीट को यूज किया जाएगा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो जब ऐसा किया जाए कि बॉडी अपने अंदर हीट पैदा करे और उसी हीट को यूज करे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्म। तो मैमल्स हमारे पास एंडोथर्म है। और अगर मैमल्स में से हम एग्जाम्पल ले लें किसकी, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस आपके पास एंडोथर्म है, यानी अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करेंगे और उसी हीट को यूज करेंगे थर्मोरेगुलेशन के लिए, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। और हमें मालूम है तो मैमल्स के अंदर हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पहले भी कहा किनको कंसीडर करते हैं जी, ह्यूमंस को। आइए जी अगर मैं ह्यूमंस की एग्जाम्पल ले लूं तो ह्यूमंस में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंसीडर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो टेम्परेचर है ये रहता है विद इन आ नैरो रेंज फ्लक्चुएशन के अंदर, और वो होता है जी आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री, तो 36 से 38 के दरमियान ये नैरो रेंज फ्लक्चुएशन होती है, जिसके दौरान ये क्या होता रहता है जी, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब ये जो बॉडी का टेम्परेचर है डेफिनेटली इसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन क्या यूज करेंगे, अपना एंडोथर्म वाला करैक्टर यूज करेंगे। अब एंडोथर्म के करैक्टर में क्या होगा, बॉडी के अंदर हीट पैदा होगी और हीट पैदा होकर उसी हीट को यूज किया जाएगा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है जी 3 चीजों पे, बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो 3 चीजों पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 जो डिपेंड कर रहा होता है वो होता है जी हीट प्रोड्यूस बाय बॉडी, जो हीट बॉडी पैदा कर रही है उसके ऊपर। नंबर 2 हीट गेन के ऊपर, जो उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेनी है, या
हीट लॉस के ऊपर। तो इन तीन चीजों के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैं पहली वाली बात में आऊं जिसे मैंने कहा कि हीट प्रोडक्शन, तो आइए जी बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की। तो हीट प्रोडक्शन जब होगी तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर होगी। जब बॉडी के अंदर होगी तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस। और सेकंड हमने क्या करना है, हीट गेन और हीट लॉस। तो याद रखिएगा हीट गेन और हीट लॉस के लिए हमें करना पड़ती है अडेप्टेशंस, यानी इसके लिए ऑर्गेनिज्म डिफरेंट क्या करते हैं, अडेप्टेशंस करते हैं। और उन अडेप्टेशंस की बेस पे क्या किया जाता है जी, हीट को गेन किया जाएगा या हीट को लॉस किया जाएगा ताकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। पहला हमारे पास क्या है जी, थर्मोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो आइए जरा थर्मोजेनेसिस के अंदर चलते हैं। तो थर्मोजेनेसिस में हमारे पास तीन मेन चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज शिवरिंग, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और दूसरी होगी आपके पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एंड द लास्ट वन इज फैट, ब्राउन फैट। ये तीन इमीडिएट सोर्स है ब्राउन फैट। अब आइए जी जरा बात करते हैं इनकी। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय मस्कुलर एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय मस्कुलर एक्टिविटी। तो जब मस्कुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाए और हीट पैदा की जाए और उस हीट को यूज किया जाए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो वो आपके पास शिवरिंग होता है। नॉन शिवरिंग स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोनल एक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शंस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जी नॉन शिवरिंग। यानी आपकी बॉडी में कोई हार्मोन पैदा होगा और वो जो है वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो नॉन शिवरिंग है। और ब्राउन फैट क्या होती है, ब्राउन फैट जो होती है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो ये क्या करती है, जब कभी बॉडी को एनर्जी चाहिए कूल टेम्परेचर में, ये फौरन ब्रेक होती है और ब्रेक होकर क्या करती है, एनर्जी देती है। डेफिनेटली आपको पता है बॉडी में फैट कहां स्टोर होती है, ये होती है जी एडिपोज टिश्यू में। तो ये प्रेजेंट होती है इन एडिपोज टिश्यू, प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यूज। और याद रखिएगा इनमें क्या होता है, मैक्सिमम, इन टिश्यूज के अंदर, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए मैक्सिमम क्या करते हैं, ये एनर्जी पैदा करते हैं। तो हमारे पास तीन मैमल्स के अंदर बड़े जो है वो पॉइंट हैं जो कि एनर्जी पैदा करने हैं। द फर्स्ट वन इज शिवरिंग, मस्कुलर एक्टिविटी विल बी देयर, नॉन शिवरिंग हार्मोनल एक्शन विल बी देयर, ब्राउन फैट जो कि आपके पास एक फैट है जो बॉडी में स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू के अंदर, ये एनर्जी को जो है वो क्या करती है जी, इमीडिएट एनर्जी सप्लाई करती है। जैसे इसको ब्रेक किया जाता है, जहां ये स्टोर होगी उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली एटीपी एनर्जी भी मैक्सिमम क्या की जाएगी, पैदा की जाएगी। तो आइए जरा हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैमल्स ने दो तरह का इन्वायरमेंट फेस करना है, एक कूल इन्वायरमेंट और एक उन्होंने फेस करना है जी हॉट इन्वायरमेंट। तो इन दोनों इन्वायरमेंट में वो किस तरह अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो मैमल्स में हम चलते हैं जी दो टेम्परेचर्स के लिहाज से। द फर्स्ट वन इज इन कूल टेम्परेचर। अगर ये कंडीशंस है तो किस तरह मैमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। और दूसरा हमारे पास है इन हॉट टेम्परेचर, कि अगर हॉट टेम्परेचर है तो किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या है, लो। जब टेम्परेचर लो है तो बॉडी मस्ट नीड टू कंजर्व हीट। बॉडी क्या चाहती है, हीट को कंजर्व करे, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो है तो बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या करेगी, हाई करेगी, ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कंपीट किया जा सके। तो इसके लिए फिर इसको क्या करनी पड़ेगी, बेशुमार अडेप्टेशंस करना पड़ेंगी। अब अडेप्टेशंस में नंबर वन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन,
फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो बॉडी के अंदर वो तमाम मैकेनिज्म ऑन कर दिए जाएंगे जिनके दौरान मैक्सिमम हीट पैदा की जाएगी और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, बॉडी की उस हीट को कंजर्व किया जाएगा। अब कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जाएगा? नंबर 1, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन, अब ब्लड वेजल्स को क्या कर दिया जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब जो सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स होती हैं विच आर वेरी क्लोज टू द स्किन सरफेस लेवल, वहां पे क्या कर दिया जाएगा? उनको नैरो कर दिया जाएगा या उनको क्लोज कर दिया जाएगा ताकि वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन ना जाए। जब वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं जाएगी तो डेफिनेटली हीट नहीं जाएगी। जब हीट नहीं जाएगी तो हीट का लॉस नहीं होगा। जब हीट का लॉस नहीं होगा तो बॉडी में हीट क्या हो जाएगी? कंजर्व। तो एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी। दूसरा, स्विच ऑफ दी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स को क्या कर दिया जाएगा? ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वेट से स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग होती है तो उस दौरान जो है वो वाटर को बॉडी से रिमूव करवाया जाता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अब कूलिंग इफेक्ट को स्टॉप किया जाएगा ताकि हीट को कंजर्व रखा जाए। और साथ ही साथ तीसरा, रेजिंग दी फर। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपनी बॉडी पे फर यानी कि बालों की मिकदार को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो दे विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो बॉडी से क्रॉस होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाता है? इरेक्शन ऑफ हेयर्स को क्या कर दिया जाता है जी? इरेक्ट। बाल खड़े हो जाते हैं जिन्हें आप गूस बम्स कहते हो। जब जिस्म के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं तो वो क्या होता है जी? बाहर से एयर आती है और फौरन आके उस दरमियान वाली जो है। नेक्स्ट है जी इंक्रीज फर। तो जिस्म के ऊपर बालों की तादाद को ज्यादा कर लिया जाता है ताकि मैक्सिमम जो है वो थिकनेस जनरेट हो जाए। और वो जो फर है दे विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो बॉडी की हीट जो है वो बॉडी से डेसिपेट नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। साथ ही साथ क्या किया जाता है? इरेक्शन ऑफ हेयर्स। जिस्म के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिन्हें आप गूस बम्स कहते हो। जब बॉडी के जो है वो हेयर इरेक्शन में आ जाएंगे तो दोनों बालों के दरमियान एक क्या आ जाएगी? स्पेस आ जाएगी। बाहर से जो ठंडी हवा है वो फौरन आएगी और उन दोनों बालों के दरमियान स्पेस को क्या कर लेगी? या बालों के दरमियान स्पेस को कवर कर लेगी। अब इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। ना अंदर वाली जो है लो हाई टेम्परेचर वो बॉडी से बाहर जा पाएगी, ना बाहर वाली लो टेम्परेचर बॉडी के अंदर आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर जो है वो एयर जो है वो ट्रैप एयर वो इंसुलेटर का काम कर रही है। तो इस तरह बॉडी ने क्या किया? अपनी हीट को कंजर्व कर लिया बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसके साथ साथ कुछ और भी अडेप्टेशन करना पड़ती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या होगा? डेफिनेटली बॉडी अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आएगी। अब जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आएगी तो वो किस किस्म का होगा? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ फैटी लेयर। तो बॉडी क्या करेगी? फैटी लेयर्स बनाना शुरू कर देगी अंडर द स्किन। ठीक है जी, जो स्किन के नीचे है सबडर्मल लेयर, वहां पे क्या कर दिया जाएगा? फैट की लेयर को बना दिया जाएगा। अब वो जो फैट की लेयर है वो वहां पे क्या करेगी? डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। बड़ी बेस्ट एग्जांपल है जी हमारे पास ब्लबर। तो ये एक फैटी लेयर है जो कि डेवलप की जाती है सील के अंदर और वेल वगैरह के अंदर, ताकि वो क्या करें जी? ठंडे पानी के अंदर अपनी बॉडी की जो हीट है उसको कंजर्व रखें। तो ये जो है वो आपके पास क्या हुई? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या लेके आए? चेंज लेके आए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो 3 तरह की अडेप्टेशन हमारे पास इन्वॉल्व है। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन, अब बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगा? तो डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यू आर फेसिंग वेरी कूल टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है ताकि बॉडी की हीट को कंजर्व रखा जाए। तो हम क्या करेंगे? यूज वार्म क्लोथ्स। तो हम वार्म क्लोथ जो है वो यूज करना शुरू कर देंगे ताकि बॉडी की हीट को क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए। या मूवमेंट
टुवर्ड हॉट प्लेसेस, गर्म जगहों की तरफ जाना शुरू कर देंगे, हीटर वगैरह ऑन कर देंगे ताकि बॉडी की हीट को क्या कर लिया जाए, कंजर्व कर लिया जाए। तो ये सारी वो अडेप्टेशंस हैं जिनकी बिहाफ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर है तो बॉडी अपनी हीट को क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बड़ा हाई टेम्परेचर है तब क्या होगा, बॉडी मस्ट नीड टू रिलीज हीट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहले ही हीट बहुत ज्यादा है तो बॉडी चाहती है कि अंदर से भी मैक्सिमम हीट को जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। जब हीट को रिलीज किया जाएगा तो अब वो सारे मैकेनिज्म ऑन किए जाएंगे जिनसे बॉडी में से हीट को क्या करवाना है, रिलीज करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, डेफिनेटली अडेप्टेशंस करनी है। और उन अडेप्टेशंस में द फर्स्ट वन विल बी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब इन अडेप्टेशंस में क्या किया जाएगा, नंबर 1 यहां हमने क्या किया था, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब इसका उलट हो जाएगा जिसे आप क्या बोलते हो, वैसोडाइलेशन। तो जो स्किन के पास सुपरफिशियल जो है ब्लड वेजल्स उनको डायलेट कर दिया जाएगा। जब उनको डायलेट कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम वहां पे ब्लड का आउटपुट होगा। जब मैक्सिमम ब्लड गुजरेगा तो मैक्सिमम हीट भी गुजरेगी। जब मैक्सिमम हीट गुजरेगी तो मैक्सिमम हीट को क्या करवाया जाएगा, लॉस करवाया जाएगा। तो वैसोडाइलेशन कर दी गई। दूसरा क्या कर दिया गया, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेटेड, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेटेड। जब स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए तो डेफिनेटली स्वेटिंग होगी और बॉडी से मैक्सिमम स्वेट निकलेगा जो कि बॉडी को क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। साथ ही साथ क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द हेयर, पहले तो हमने क्या कर लिए जी, इरेक्ट कर लिए थे। अब की बार हेयर क्या हो गया जी, या तो उनकी मिकदार को कम कर दिया जाएगा और हेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, सॉफ्ट कर दिया जाएगा। पहले वो क्या हो रहे थे, इरेक्शन फॉर्म में थे। तो ये सारे जो है वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं जो बॉडी की हीट को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या होगा, और भी आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे लिख सकते हैं जी, जो बैट्स होती हैं, बैट्स वो यूज करती हैं जी यूरिनेशन and saliva to release heat। तो कुछ बैट्स वगैरह जो होती हैं वो क्या करती है, बॉडी की हीट को रिमूव करने के लिए यूरिनेशन करती हैं और साथ ही साथ सलाइवा वगैरह क्या करती हैं जी, रिलीज करती हैं, जिससे उनके बॉडी में से क्या किया जाता है जी, टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, टेम्परेचर को निकाला जाता है, हीट को निकाला जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या होगा, डेफिनेटली स्ट्रक्चर में चेंज लाया जाएगा। तो उसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पेंटिंग। अब ये क्या होता है, डेफिनेटली लॉस ऑफ हीट बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इस तरह अडेप्टेशन हो जाती है कि जब कभी एक्सपायरेशन होगी तो उस दौरान क्या किया जाता है जी, बॉडी से हीट को लॉस किया जाता है। ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल है जी इन डॉग्स। तो ये हमारे पास है कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब बिहेवियरल अडेप्टेशन में क्या होगी, डेफिनेटली चेंज इन बिहेवियर। अब देखिए ना, यहां पे हमने क्या कहा था, यूज ऑफ द वार्म क्लोथ। तो अब डेफिनेटली यहां पे वार्म क्लोथ नहीं होंगे, क्या होंगे, डेफिनेटली थिन क्लोथ वगैरह होंगे ताकि क्या हो, ठंडक का एहसास हो। यहां पे आपने कहा था मूवमेंट टुवर्ड्स हॉट प्लेसेस, तो अब की बार क्या होगा, मूवमेंट टुवर्ड कूल प्लेसेस, मूवमेंट टुवर्ड कूल प्लेसेस। ठीक है जी, एसी वगैरह ऑन कर लेना, फैन वगैरह ऑन कर लेना। ठीक है जी, यहां पे हम सन बास्किंग भी करते हैं, सन बास्किंग, जबकि यहां पे हमें कोई ना कोई शेड प्लेस रिक्वायर होती है ताकि जो है वो रेडिएशन जो सूरज की है वो कम से कम आए और बॉडी जो है वो मजीद हीट रिसीव ना करे। तो इसमें वो तमाम अडेप्टेशन की गई जिसमें हीट को लॉस किया जा रहा है और इसमें वो तमाम अडेप्टेशन की गई जिसमें हीट को क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है।